अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हौज़ल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस की शरह क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह क्या है। वैसे दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, लेकिन पाकिस्तान आज तक सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की तरक्की क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही है या और भी कोई तरीक़ेकार है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं नईम खान साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद रज़ा साहब, आप एज ए हमें तजियाकार आज ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमर कदीर साहब, आप चेयरमैन हैं रेवेन्यू एडवाइज़र एसोसिएशन के। नाज़रीन, अब गुफ्तगू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। जी, जो चैप्टर 84 85 का इशू है, इंपोर्ट की कंसाइनमेंट्स आई हुई हैं, रुकी हुई हैं, और वो $50,000 से कम की जो कंसाइनमेंट है उसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो रिलीज़ करनी शुरू कर दें, और बाकी अभी नहीं हो रही। लेकिन एक इंपोर्टर के साथ साथ टैक्स एक्सपोर्टर के साथ भी ज़्यादती है। आप एक कानून बनाते हैं, अब अचानक किस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा था तो तमाम स्टेक होल्डर्स को पहले एतमाद में लेना चाहिए था, उसके बाद ये ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जब दिल करता है जो भी पॉलिसी बना देती है बगैर देखे कि इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। अपने जो प्लांट्स हैं उनको बेहतर करना है ताकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, तो आप वो बढ़ा नहीं सकते जब तक आप ये इंपोर्ट्स अलाउ नहीं करेंगे। अगर इंपोर्ट अलाउ करेंगे तो आपके वो प्लांट्स चलेंगे, अदर जो प्लांट्स बंद हो जाएंगे। वो एक जितने जैसे जैसे प्लांट बंद होते हैं आपका एक नए सीख इंडस्ट्रियल यूनिट क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, और आप उनको आगे जाके उसको सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। तो हमें बेहतर है कि इसको ज़रा बेहतर तरीके से देखना, इसका हमें कोई अल्टरनेट कोई वे आउट देना चाहिए। अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है, जो इंपोर्ट्स हैं उसको कुछ हद तक कर्टेल किया जाए, लेकिन जहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नए इंडस्ट्री को चलाने की ज़रूरत है, नए प्लांट लाने हैं, आपने अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, आपने नए प्लांट्स ला के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स की को मॉडर्न वेज पे चलाना है, उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर लानी है, तो उसके लिए हमें ऐसी इंपोर्ट्स को अलाउ करना चाहिए। और अगर अलाउ नहीं करेंगे तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। ठीक है, आप उसका कोई क्वांटिटी या वैल्यू के हिसाब से उसको देखा जा सकता है, लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को सही तरह से कंसिडर करेंगे, पॉलिसी स्टेबल पॉलिसी नहीं बनाएंगे, इश्यूज़ रहेंगे। हमें अपनी पॉलिसीज़ को जो है ना कंसिस्टेंट रखना है। अच्छा नईम खान साहब, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो डेफिनेशन है वो भी हमारे व्यूवर नाजरीन को पता चलना चाहिए, वो क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बेसिकली जो टैक्स का निज़ाम है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो टैक्स है ये क्यों लगाया गया। बेसिकली टैक्स पब्लिक की वेलफेयर के लिए और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए ये सारा जो टैक्स का निज़ाम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब स्टेट में हमारे पाकिस्तान में दो टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स है। दो बड़े टैक्स हैं। दो बड़े टैक्स हैं फेडरल लेवल पे। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसको हम आम लैंग्वेज में सेल्स टैक्स कहते हैं। बेसिकली ये वैल्यू एडिड टैक्स है, जो एंड कंज्यूमर से जिस बंदे ने खरीद के चीज़ इस्तेमाल करनी है उससे वसूल किया जाता है। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि आप चाहते हैं कि देखें, आपने अपने मुल्क की पूरी इकॉनमी को कैलकुलेट करना है ताकि हम गुड डिसीजन ले सकें कि हमारी बजटिंग क्या होनी चाहिए। तो आप ये देखते हैं कि मैंने अपने मुल्क में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसा सर्विसेज सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारी इंपोर्ट्स हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, ट्रेडर्स हैं। तो इन सारे एरियाज़ में हमने अपनी इकॉनमी की मूवमेंट को देखना है। ठीक है, तो फिर उस इकॉनमी की मूवमेंट के लिए हम कहते हैं कि आप हर बंदा सेल परचेज़ का जो रिकॉर्ड है वो हमें मंथली बेस पे अपलोड करें, जो अपनी रिटर्न है वो फाइल कर दें, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके इस वक्त जो एक कमोडिटी की मूवमेंट है उसका लेवल क्या है, क्या उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है या वो नीचे जा रहा है, ताकि उसके लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सके। मैं जो समझता हूँ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये बेसिकली होना ये चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए होना चाहिए, और इसका जो टैक्स रेट इस वक्त एप्लीकेबल है उसको कम होना चाहिए ताकि ये बर्डन फील ना किया जा सके। दूसरा, आपने कहा टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में जो आम अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहा जाता है कि ये रिच पर्सन से टैक्स लिया जाता है, क्योंकि वक्त के साथ जिस तरह सुपर टैक्स लग गया, वो जिसका कहा जा रहा है ये अमीरों से लिया जाएगा, या उनकी इनकम पे जितना वो कमाता है इनकम पे टैक्स वसूल करना। अयूब साहब, मैं आपसे फ्रैंकली ये बात करूंगा कि अगर स्टेट इनकम टैक्स से हट के मजीद को टैक्स लगाती है तो मैं समझता हूँ कि ये अपने मुल्क का जो बिजनेसमैन है, जो इधर का सरमायादार है, ये उसको डिस्टर्ब करती है। ये नहीं होना चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए। उसके रीज़न ये है, स्टेट ने एक डिसाइड किया कि मैंने रिच पर्सन से डायरेक्ट टैक्स लेना, उसकी इनकम के ऊपर उसने पूरा स्लैब दे दिया कि मैंने इस स्लैब से मैंने टैक्स चार्ज करूंगा। ठीक है, अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस
टैक्स को प्रॉपर कलेक्ट करे हर बंदे से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली स्टेट के सारे मसाइल को हल करने के लिए, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए, इन लोगों से टैक्स लेने के बाद आप वेलफेयर ऑफ पीपल्स, एजुकेशन, बाकी सारी जगहों पे वो पैसा खर्च करते हैं। इसके लिए आपने जो डायरेक्ट टैक्स की रेशो लगाई वो मैं समझता हूँ ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों को बता दी है, कि जब आप इनको रिकंसाइल करते हैं, जो मैंने पहले कहा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का रेट कम होना चाहिए, इस वक्त मैंने जो एनालिसिस किया है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी जिसका प्रॉपर हमें अफेक्ट नज़र नहीं आता, ये रेट ऑफ टैक्स का ज़्यादा होना है। अच्छा, हमारे 75 साल में हमने कामयाबी कौन से 2 बड़े टैक्स में कामयाबी हासिल की? इनकम टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में? सबसे ज़्यादा हमें तरक्की किसमें किया? अयूब साहब देखें, कामयाबी अगर आप टैक्स के निज़ाम की बात करें, किसी कानून की बात करें, तो मेरा आइन ये कहता है कि तमाम लोग उसकी नज़र में बराबर हैं। ऑल सिटीज़न आर इक्वल्स इन द आई ऑफ लॉ। इधर ये हो रहा है कि जिसकी मर्ज़ी है वो अपनी मर्ज़ी से टैक्स पे कर रहा है। आपकी स्टेट या उसकी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ टैक्स को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करने में टोटली नाकाम रही हैं। अब अगर आप ये कहते हैं, जिस तरह भी आपने कहा सुपर टैक्स लगाना है, फलां टैक्स लगाना है, अगर आप इन्हीं कवानीन को प्रॉपर अप्लाई कर देते हैं तो आपके मुल्क से मुनासिब रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, जिससे कि आपका मुल्क प्रॉपर से रन कर सकता है। क्या समझ, हमारे कानून का जो इतलाक है वो यकसा नहीं है, उसका अमल दरामद उस पर नहीं है, उसका जो कानून के रूल से जिस हम देखते हैं उस पर अमल नहीं किया जाता। ये सब देखें, एक चीज़ होती है कौम को मोटिवेट करना। ठीक है, कौम को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि उसको इंसेंटिव दिया, उसको दिखाया जाए कि जो पैसा मैंने आपसे कलेक्ट किया है मैंने अपने ही मुल्क पे प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया। ये तो एक प्रॉपर वे है, जिसमें हर बंदे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक होता है डिपार्टमेंट या स्टेट की जो मशीनरी है उसकी वर्किंग, उसकी स्टेट की मशीनरी वर्किंग ये करनी है कि उसके पास पूरा डाटा कलेक्ट होना चाहिए, जो कि अभी इन्होंने किया है कि CNIC के बेस पे सारा NTN कर दिया और सारे काम कर दिए। क्या ये सारा करने के बाद डिपार्टमेंट ने या मशीनरी ने ये एफर्ट की है कि हम ये देख सकें कि किस बंदे ने टैक्स पे नहीं किया, और अगर इनको पता चल गया तो क्या उस बंदे से टैक्स चार्ज कर सकें? मेरा ख्याल है ये नहीं कर सके, क्योंकि इन्होंने उस बंदे से टैक्स चार्ज किया जिस तक इनकी रसाई बड़ी आसान थी, लेकिन जिस जगह पे ये टैक्स लेना चाहते थे नहीं ले सके, वो डिस्क्रिमिनेशन है। जिन लोगों से टैक्स लिया और जो जिनसे लेना चाहिए था नहीं ले सके, ये डिस्क्रिमिनेशन है। डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है या हुकूमत की कमज़ोरी है? देखिए, गवर्नमेंट ने तो रूल्स बना दिए हैं। मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो अपनी जो इन्फोर्समेंट मशीनरी है उसको बेहतर करें। मैं डिपार्टमेंट पे दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। डिपार्टमेंट कितना पैसे इकट्ठा करता है और इनडायरेक्ट से कितना पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन मैं वो डॉक्टर शाह साहब 75 सालों में हमने तरक्की तो बहुत की है। नईम साहब तो कह रहे हैं तरक्की नहीं की। हमने चाइना से, छोटी हमारी 22 करोड़ की आबादी है, चाइना से 2-3 गुना छोटी है, लेकिन हमारे फ़ौज, ज़फ़र मौज, मशीरों की, वज़ीरों की एक लातादाद हम उनकी देखते हैं, अय्याशियाँ भी देखते हैं, उनके प्रोटोकॉल भी देखते हैं। ये टैक्स का पैसा है वो खर्च होता है ना हुकूमती जी, उसमें हम बहुत ज़्यादा तरक्की की। फिर दूसरी तरफ हमने ये भी ज़्यादा तरक्की की विद होल्डिंग की सूरत में, जिस तरह अभी सेल टैक्स का बता रहे थे, उन लोगों से वसूल कर रहे हैं जो टैक्स नेट के दायरा कार में नहीं आते, और 85% विद होल्डिंग की सूरत में उनसे टैक्स वसूल किया जाता है, उनका खून निचोड़ा जाता है जिनके ऊपर वो पैसा लगना चाहिए था। तो फिर हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं? ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, टैक्स पेयर की ज़िम्मेदारी है अपने पैसे का हिसाब लेना, पूछना। आप क्या समझते हैं? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जैसे नईम खान साहब बात कर रहे थे कि जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसका मकसद ये था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी जी जी, और जो डायरेक्ट टैक्स था उसका मकसद ये था कि अमीर आदमी से लेकर वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये पर्पज़ था। अब ये है कि जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारी मशीनरी है, स्टेट की मशीनरी है, जो टैक्स डिपार्टमेंट का इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट है, और जो हमारी जो आवाम है जिनको टैक्स देना चाहिए था, मैं समझता हूँ ये सारे अपनी जगह पे कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि जो हमारा सिस्टम है ना, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स ये है कि जो हमारा सिस्टम में गड़बड़ है या हमारे सिस्टम कल्चर में गड़बड़ है या हमारे उसमें सर सिस्टम देखें, कोई भी बुरा नहीं होता, सिस्टम का कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि उस टैक्स नेट से लोग निकल जाते हैं
क्योंकि जो हमारा टैक्स के जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं है। जब इन्फोर्समेंट नहीं होगी और इसके अलावा विल ऑफ द स्टेट, जब हुकूमत की विल होगी, जब आप अपनी जो टैक्स के निज़ाम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉपर जो टैक्स का निज़ाम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो इश्यूज़ आएंगे। इश्यूज़ हर लेवल पे हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो जो टैक्स लेना चाहते हैं उसकी जो स्लैब्स बनाई हैं, क्या उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने सिस्टम को देखें कि अपना टैक्स के सिस्टम को, सेल्स टैक्स के सिस्टम को, सारे सिस्टम को दोबारा रिवाइज़ करें। अब आप देखें इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बताएं कौन सा बिजनेसमैन है, अब हम कहते हैं जी ऑनलाइन आप हम सारी जमा करा सकते हैं टैक्स रिटर्न वगैरह, लेकिन कितनी अवेयरनेस है कि मोबाइल ईमेल कितने लोग चलाते हैं, कितने आप चलाते हैं। तो इसलिए सिस्टम पे सबसे कितने लोग पहली बैठते हैं। बात है, और दूसरी बात ये है कि डिजिटलाइजेशन है। अब ई कॉमर्स है, डिजिटल, हमें अपनी सारी इकॉनमी को इससे लिंकअप करना पड़ेगा। और जब तक ये इसके लिए अवेयरनेस प्रॉपर नहीं होगा, आप देखें कितने बिजनेस कम्युनिटी के कितने % लोग हैं जो सिस्टम को प्रॉपर समझते हैं, नहीं समझते। तो इसका मतलब ये हो, और फिर सिस्टम को आप टैक्स के निज़ाम को सादा बनाएं। मकसद सिर्फ ये है कि आपने टैक्स कलेक्ट करना है और वेलफेयर पे लगाना है, हुकूमत के लगाना है। लेकिन इशू ये है कि वो टैक्स की जो कलेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रही, और जो हो रहा है टैक्स कलेक्ट वो प्रॉपरली यूटिलाइज उसका जहाँ यूटिलाइज करना चाहिए वो नहीं हो रहा। ये आमिर है कदीर issue। साहब 32 लाख टैक्स गोशवारे पिछले साल जमा हुए थे, उनमें से 95% गोशवारे वो थे जिनमें टैक्स हरदफ का सिर्फ 5% पैसा सिर्फ आया था। बाकी 5% गोशवारे वो थे जिनमें 95% टैक्स आया था। ज़ाहिर बात है उसमें LTU की कंपनी होंगी बड़ी बड़ी जिनसे वो टैक्स वसूल किया जा रहा था, आ रहा था। तो फिर इसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की किधर है? और जिस तरह हम अभी कह रहे थे वो टैक्स का यूटिलाइजेशन है जो पैसे की, वो किस तरह बेहतर हुकूमत कर सकती थी, किस तरह एतमाद में ले सकती थी आवाम। आमिर साहब मैं ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी अमर साहब, ये बात हम पहले भी कई मरतबा कर चुके हैं कि जितना भी ये रेवेन्यू कलेक्शन है वो सारे का सारा मतलब चला ही उसके ऊपर गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चला गया है, या मतलब एडवांस टैक्स की सूरत में चला गया हुआ है। रिटर्न्स फाइल करने का तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई हुई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडर्स होते हैं या छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, या मतलब उसको सम अप करने के लिए जितना रेवेन्यू कलेक्शन हुई है तो वो एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दिस इज समथिंग डिफरेंट थ्योरी। रिटर्न फाइल करना ये हम लोगों के लिए और इन लोगों के लिए मैनी हो सकता है, मैनी केस हो सकता है, लेकिन टैक्सेस के हवाले से अगर आप बात करें, देखें अभी हम जब से यही डिस्कशन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्चुअली हम इसको मतलब जो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं कि जी इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए और इस चीज़ के लिए ये सारा प्रोसीजर होगा। गवर्नमेंट अगर ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोशिश कर रहे होते ना तो आज हमारा मुल्क बहुत ऊपर चला गया होता। ये लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये टैक्सेस नहीं कर रहे, तो वहाँ तो टैक्स कमान है जो टैक्स में आ गया। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर टैक्स हमेशा अकॉर्डिंग टू जो सर्कमस्टांसिस होते हैं उसके मुताबिक आता है। ये लोग अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहे, वहाँ से डबल वसूल कर लेते हैं। ये टारगेट बेस्ड टैक्स कलेक्शन करते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो डेफिनेशन होती है वो इन सारी चीज़ों से मुबर्रा होती है। उसके अंदर कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, उसके अंदर एक टारगेट होता है, एक रेट होता है जिसके अंदर कतई नज़र इसके कि वो उसके ऊपर उसके टैक्स बनता है या नहीं बनता, उसने उसके अंदर देना होता है। ठीक है, सेल्स टैक्स है, लाइक मैंने ये ग्लास परचेज किया तो मुझे 17% देना है, ये एट द एंड ऑफ, या मतलब अगर मैं एंड यूज़र हूँ तो फिर मेरा तो ये ख़त्म हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैंने आगे बेचना है तो फिर इसका 17% या जितना भी है ये कास्ट, और ये मैंने फॉर द टाइमिंग अगर ये मुझे कास्ट कर रहा है नहीं कर रहा जो भी है, मुझे ये 17% देना है तो मुझे ये मिलना है। मुझे इसके अंदर ये नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि जी आपको ये पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसके मुल्की हालात पे क्या असर पड़ता है, ये नहीं है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन ये है कि आपको ये चीज़ कितने में भी पड़े, आपने ये इतना टैक्स पे करके लेनी ही है।
ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्सेस जो से हैं उसका कॉन्सेप्ट अब इसके अंदर खाली सेल्स टैक्स नहीं है, इसके अंदर पंजाब रेवेन्यू भी अब आ गया, ये सर्विसेज के भी टैक्सेस आ गए हैं, ठीक है। इसके अंदर वो जो हमारा है एक्साइज वाले जो से हैं ये भी हमारे जो से हैं, इंपोर्ट के ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं। बहुत सारे दीगर चीज़ें जो मुल्क की इकोनॉमी के अंदर जो हमें लेके चल रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसका पार्ट एंड पार्सल हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, उसके अंदर अमीरी गरीबी और उसके सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि जी आपकी जितनी इनकम बनती है उसके मुताबिक आपने इतना प्लस माइनस करें, प्लस माइनस करने के बाद फिर आप टैक्स पे करें। ये तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है टैक्सेस का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो ये है। दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि जी क्या हमारे मुल्क का ये जो निज़ाम है ये 95% या 90% जो भी आपने कहा कि ये 90% इसके ऊपर चला गया है या इसके ऊपर चला गया। देखें ये सारी चीज़ें जो पहले अभी खान साहब ने बात की थी वो बात दुरुस्त है कि जी हमें ज़रूरत के तहत ये अडॉप्ट करना पड़ा था। जो एडवांस टैक्स का या दूसरे ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये बाहर के जो ममालिक थे वहाँ पे जंग के बाद मुल्की हालात इतने गंभीर हो गए कि उनको मुल्क चलाने के लिए पैसे लेना पड़े आवाम से फॉर द टाइम बिंग। लेकिन ये सारा कुछ उन्होंने फॉर द टाइम बिंग रखा, जो बड़े ममालिक हैं उन लोगों ने। जब उनके हालात ठीक हुए तो उन्होंने एडवांस टैक्स या इस तरह के दीगर टैक्सेस जो थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। जबकि हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर कंसेप्ट ही ये है कि हमने मुल्क चलाना ही इसके ऊपर है। बजट हमेशा बनाए जाते हैं आपके अपने जो सोर्सेज जो आने वाले वक्तों के अंदर जो आपके पास पैसा होता है या आपके पास अवेलेबल फंड्स होते हैं प्लानिंग के तहत नहीं चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नहीं, मैं अभी आपको देखें अब हमारा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है, अभी आज की डेट में आप FBR का सिस्टम उठा के देख लें, उन्होंने एडवांस टैक्स 30 जून 2023 तक का अभी ले लिया, जब आपको उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी अभी साल पीछे बढ़ा है, अभी 6 माह 8 माह जो है वो भी पड़े हुए हैं और इतना शोर में जाते हैं कि जी हमने टारगेट अचीव कर लिया। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ टारगेट अचीविंग है। इनको सिर्फ एक ही बात समझाई जाती है यही कि वजह आपने 75 साल में हम आज भी जंगी हालात में, आज भी हमारा मुल्क बुरे हालात में, आज भी हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। जो भी हुकूमत आती है उसका यही रोना होता है, ये खजाना खाली है, मुल्क वो जा रहा है। देखें एक बात मैं यूबी साहब आपको एक बात बड़ी मैं बिल्कुल फेयर बात करने लगा हूँ इस वक्त। हमारे मुल्की हालात के मुताबिक अगर हुकूमत तो चले जो भी उनके हालात हैं ही हैं, हमारी आवाम ने भी हमारे मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। ये भी अपनी खुशी से टैक्स नहीं देना चाहती। जितनी देर इनको कहा गया कि जी आप अपनी मर्जी से रिटर्न भर दें, अपने मुताबिक जितना एक सफ़े के ऊपर दे दें, एक सफ़े के ऊपर भी दे दें, तो इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। हमेशा पहले भी मैंने मिसाल दी होगी किसी प्रोग्राम में कि हमारे खलीफा अव्वल को ज़कात इकट्ठी करने के लिए भी जंग करना पड़ी थी। ठीक है। ये जो एक इंसान जो एक हमारा बुनियादी रुकन है इस्लाम का। जी। वैसे अहमद साहब जो अभी इन्होंने बिलों के ज़रिए रिटेलर से या ताजरों से फिक्स टैक्स लेना शुरू किया था, इनके लिए तो फ़ायदा था, ना उनका ऑडिट होना था, ना उनसे कोई पूछताछ होनी थी, ताजरों को खुशहाल रहना था उन्हें। लेकिन इन्होंने वो भी वापस हुकूमत से एक्चुअली यूबी साहब मैं आपको बात बताऊं, ये ना दिस इज़ अ वॉर बिटवीन ट्रेडर्स एंड FBR और गवर्नमेंट। ये हर दफ़ा ही जंग रहती है। जैसे हम लोग केस करते रहते हैं, हम एक केस के अंदर हमें पता चलता है कि यहाँ से नॉकआउट होने लगा, हम दूसरी एप्लीकेशन डाल देते हैं, दूसरी ख़राब होती है हम तीसरी एप्लीकेशन डाल देते हैं। इसी तरह से मिसलिनियस एप्लीकेशंस ये सारा का सारा सिस्टम जो सा चलता रहता है। उसके पीछे होता क्या है, क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे बैकग्राउंड ये होता है कि उनके सियासी मफादात होते हैं। हर बंदे ने अपनी दुकानदारी चमकानी होती है। जो ट्रेडर्स के अंदर भी अपने लाइक माइंडेड लोग होते हैं, हुकूमत के अंदर भी अपने लाइक माइंडेड लोग होते हैं, वो सारे अपने ही उसको अब मेरे साथ अगर मेरे साथ खान साहब या दूसरे तीसरे जो मेरे साथ लोग हैं, उनकी डिमांड ये है कि यार इसको ऐसा होना चाहिए। अगर वो सही भी था
तो वो हो भी जाता है इम्प्लीमेंट, लेकिन जो मेरा एंटी ग्रुप है वो कहेगा इन्होंने ये काम क्यों करवाया, मैं तो दूसरा काम करवाऊंगा। वो दूसरी फरमाइश लेके अना आएगा। लेकर बैठ गई। ठीक है, नहीं अना नहीं है, अना नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लोगों के अपने ज़ाती मफादात हैं यूबी साहब। अच्छा, वैसे हमारे साथ 1979 का जो कानून था वो मैच्योर हो गया था, लोग उसको समझ गए थे। उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 लाया गया, उस पर आज तक हम चल रहे हैं, उसको भी आज तक हम समझना नहीं चाहते, उस पर भी नहीं चलना चाहते। लेकिन जिसका कोई अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, उन्हें एक रिम्स का सॉफ्टवेयर निकाला अपने लोगों को नेट में लाने के लिए, वो बहुत अच्छा चला, उन्होंने कुरानदाजी भी रखी। अब उसी को चैप्टर को पकड़ते हुए FBR ने भी POS सिस्टम वही लाए हैं, उसी को नकल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये POS का सिस्टम पूरे पाकिस्तान में हर शॉप पे लग जाए, जिस तरह दुबई में ऑनलाइन हर चीज़ है, तो वैसे ही सारा सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस का सही नहीं हो जाता, वैसे शोर नहीं खत्म हो जाता। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों पर जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। अब होता क्या है, इससे खराबी कहाँ पैदा होती है, डिपार्टमेंट का बंदा मार्केट में जाता है, वो एक बंदे को उसने जो जिसके ऊपर जो कानून एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर 1 या 2 या 10 या 15 दुकानों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो 100 दुकानों वालों को ब्लैकमेल करता है, उनसे वो पैसे लेता है। अब जब वो उनको ब्लैकमेल करता है तो फिर वो जो 15 लोग होते हैं वो भी उसी खाते में निकाल देते हैं अपने आप को। अगर ये बिल्कुल फेयर, अगर ये इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर ले FBR या कोई और इदारा इसके ऊपर बैठा के इसको चेक कर लेंगे, जो प्रॉपर अगर किसी का जेन्युइन किसी का बनता है उसी को लगाया जाए तो यकीन जाने कि हर बंदा ही करवा लेगा। सही कह रहे हैं। अच्छा शाह साहब, जिस तरह अभी अमर साहब के चेक एंड बैलेंस, मिफ्ता इस्माइल साहब पीछे चैम्बर में आए थे जब वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने इंपोर्ट बंद की थी, तो उन्होंने मैं सिर्फ सवाल आप सिर्फ करूँ, उसके बाद आप पहले भी जवाब दे दीजिए। उन्होंने एक एक्सेप्ट किया था जो इंपोर्ट बंद की थी, उससे 2 गुना ज़्यादा हमारी मार्केटों में पड़ी है। इसका मतलब स्मगलिंग जो है उसको हम नहीं रोक सकते, उससे डबल आ जाती है। जो वहाँ से स्मगलिंग होकर चीज़ आती है वो भी एजेंसी को बनते हैं ना, जो वहाँ से निकालते हैं, बॉर्डर से वैसे तो उड़ के चीज़ तो आ नहीं सकती, तो इसका फिर सिस्टम किस तरह हमको उसको दुरुस्त कर सकते हैं। ये बड़ी आपने अहम बात की कि पिछले कुछ अर्सा में, कुछ चंद माह में जो हमारी LCs नहीं खुल रही थी, इम्पोर्ट हाँ, $50,000 से कम की उन्होंने जारी किए, ऊपर से वो भी नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि एक तो डॉलर की शॉर्टेज थी, और दूसरी बात ये है कि वो आप सही कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं थी, मजबूरी थी हमारी कि हमने अपनी इंपोर्ट्स को कम करना था। और वो असल में ये क्लासिफिकेशन ये करने की ज़रूरत थी कि आपने उन इंपोर्ट्स को कम करना था जिसकी आपके पास यहाँ पे लोकल चीज़ें अवेलेबल हैं, और उन चीज़ों को, मसलन जो मेडिसिन के लिए आप चीज़ें चाहिए उसकी इंपोर्ट्स को आप रॉ मटेरियल को नहीं रोक सकते। ऐसा रॉ मटेरियल जिससे हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री चलनी है उसको नहीं रोकना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओवरऑल क्या किया, इंपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा चेक लगाया, प्लस उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो LCs थी जो वो उन पे बंद कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो स्मगलिंग का काम ज़्यादा बढ़ गया। अब देखें कि ये चीज़ समझने की बात, अब आप देखें जो हमारी इकॉनमी है, एक्चुअल इकॉनमी, उसके साथ जो दूसरी इकॉनमी है वो उतनी ही बड़ी इकॉनमी है। लेकिन अगर हमारा टैक्स का निज़ाम जो कि टारगेट ओरिएंटेड है कि हमने इतना टैक्स कलेक्ट करना है, टारगेट दे देते हैं, अगर वो ना FBR बनाए और गवर्नमेंट ना बनाए, बल्कि आप फैसिलिटेशन का रोल अदा करें कि जो FBR का रोल है मॉनिटरिंग का, वैल्यूएशन का और फैसिलिटेशन का काम हो, तो फिर क्या होगा, टैक्स लोग खुद देना शुरू कर दें। हम क्या करें, नहीं टैक्स लेना भी हमारा मसला नहीं है। जी बिल्कुल, हम टैक्स लेने में नहीं जाते। नहीं, टैक्स एक बंदे का एक ऑडिट होना चाहिए। और सेल टैक्स में जिस तरह नईम साहब बता रहे थे, कभी इंस्पेक्शन वाले उसका ऑडिट कर रहे होते हैं, कभी ऑडिट वाले उसका ऑडिट टीम कर रही होती है, उनसे जान छोड़ती है तो इन्फोर्समेंट वाले पकड़ लेते हैं। कि बंदे को 3 दफ़ा आप उसका खून निचोड़ेंगे तो उसे क्या आपका एक जो टैक्स का आपका जब ऑडिट निकलता है तो पहले वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे, फिर वो जनाब वाला कमिश्नर के पास जाता है, उसके बाद आप अपील में चले जाते हैं, हाई कोर्ट। अब आप देखें कि वो एक थोड़ा सा ऑडिट है, उसके लिए कई साल गुजर जाते हैं। बस शाह साहब, हम क्योंकि ये डिपार्टमेंट का मसला नहीं, हम जो कानून को डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं हमारे साथ पीछे ममालिक बांग्लादेश, कतर में बाद हमसे लैदा हुआ है, चाइना हमसे हम 47 में आज़ाद हो रहे हैं, वो 49 में हुआ है। उनकी इकॉनमी, इंडिया हमारे के जिसके रिज़र्व कितने हम सोच भी नहीं सकते। हमारे जो बांग्लादेश है छोटा सा मुल्क, उसका 60,000 के रिज़र्व हैं, हम आज 7-8 पे बैठे हैं।
तो ये लम्हा फिक्री है ना, फिर हम क्यों नहीं इस टैक्स निज़ाम को बेहतर कर सकते? उसकी वजह ये बड़ा आपने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया इंडिया और बांग्लादेश का। अब आप देखें बांग्लादेश के इसका जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 46 बिलियन डॉलर्स हैं। हमारे जो एक्चुअल रिजर्व्स हैं, हम क्लेम तो 15 करते हैं, लेकिन एक्चुअली 15 नहीं है, वो एक्चुअली 7-8 बिलियन डॉलर के हैं। आप देखें कि हमने जो इस वक्त डेट देना है वो 130 बिलियन डॉलर का देना है, और हम IMF के पीछे 1.2 बिलियन डॉलर की 2 बिलियन डॉलर के लिए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अगर ये सिस्टम बेहतर हमारा हो, लोगों को फैसिलिटेशन हो, तो यकीन माने डॉलर्स का भी कोई इशू नहीं है। अब आप देखें क्या हुआ, लोगों ने जब ये सारी क्योस हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, तो लोगों ने अपने डॉलर्स निकाल लिए और मार्केट सिटाबाजी हुई। सिटाबाजी सबको पता है, हाँ। हुकूमत भी शामिल थी, दूसरे सारे भी शामिल, बैंक्स भी शामिल थे, बंद हुई थी, 10 रुपये फालतू वसूल किए जा रहे थे, वो सबको पता सिटाबाजी हुई। लेकिन मैं शाह साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। नईम खान साहब, ब्रेक से जाने से पहले, हम 75 साल में, चलो ये तो हो गई बात, ये कुछ गलतियां होंगी डिपार्टमेंट की, लेकिन डिपार्टमेंट को हुकूमत नहीं करने देती, या हुकूमत के जिस तरह एमनेस्टी स्कीमें दी, कभी प्राइवेट सेक्टर को दे दी, कभी दूसरों को दे दी, ताकि दस्तावेजी माशत हो, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जाएं, इसके बावजूद भी लोग उसमें नहीं आ सके, तो ये गड़बड़ तो है ना कहीं भी। या जो भी हुकूमत आती है, जिस तरह अभी आमिर साहब कह रहे थे, अपना उनका माइंडसेट है, अपनी उनकी अथॉरिटी है, अपने आप वो अफसरशाही है, अपने आप हुकूमत शाही है, इसलिए हम जानबूझ के करते हैं। और जितने शराइत हम IMF के पाँव में बैठ के मानते हैं, उससे 1% सिर्फ ताजरों की मान लें तो हम इस सारे सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नीम साहब, अयूब साहब, जो आपने अभी बात की है अपनी लाइफ ऑफ कंट्री, हमारे मुल्क को इतना टाइम गुजर गया, डिपार्टमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट्स ने क्या किया। देखिए, डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है उसको आप जितना बाइख्तियार करेंगे वो बेहतर परफॉर्म करेगा, और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जी, उसको आप जितना मिनिमम करेंगे वो उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। बेसिकली हुआ ये है कि हमने जो पॉलिटिकल लोगों को असेंबली में भेजा, जिनका मेन जो ड्यूटीज़ थी कि वो बेहतर लेजिस्लेशन करते, उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने कानून साजी कैसे करनी कैसे, सही है। ये बदकिस्मती है। जब लॉ बजाने वाले उनको पता नहीं कानून कौन सा पास हो रहा जब है। लॉ मेकर को पता ही नहीं कि मैं बना क्या रहा हूँ, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएगा। अयूब साहब, चीज़ों को आप टाइम टू टाइम, लॉ एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से फ्लेक्सिबल है, और उसको हमेशा, जब इसको वक्त के साथ आपने हमेशा अमेंड करना होता है। जी जी, और हो भी जाता है। अभी आपने कहा कि 1979 का जो ऑर्डिनेंस है उसको उन्होंने रिपील कर दिया, नया ऑर्डिनेंस ले आए। आपके नॉलेज में है कि इन्होंने जो सारा काम किया है, इसने सारे ऑफिसर्स के हाथ काट के रख दिए हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में वहाँ पे इन्होंने वो प्रोविजंस इन्वोक कर दी हैं कि ऑफिसर चाहे तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। क्या लॉ मेकर ने अपनी मशीनरी को ये इख्तियार दी है? लेकिन वो कंप्लायंस बेस बनाया गया, तो आज तक कंप्लायंस बेस तो है ही नहीं है। अयूब वो साहब, पूरा जी, थोड़ा समझ लें। जी जी, देखें, आप लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, आप उनको टैक्स के पैसे वापस नहीं कर रहे, उनको रिफंड नहीं दे रहे, आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और टैक्स कलेक्ट करने वाले के पास इख्तियार होना चाहिए। जी, मैं आपको नंबर ऑफ प्रोविजंस बता सकता हूँ जिसमें टैक्स ऑफिसर के पास इख्तियार ही नहीं है, को टैक्स पेयर को बुला के ले सकता है, सिर्फ दे नहीं सकता। उससे पूछ सके कि जनाब आपने ये टैक्स क्यों नहीं पे किया। ये मेलाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रही है। लेके आए सारी बुक, मैं आपको बताता हूँ किस किस जगह पे इन्होंने खर्च मारी हुई है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, यानी कि ये एक टैक्स कलेक्टर पूछ नहीं सकता किसी भी टैक्स पेयर से, और सर, जबरदस्ती किसी का सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि ये टैक्स का निज़ाम सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, हर टैक्स पेयर खुद से असेस करेगा कि मैंने कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इख्तियार दे दिया। ठीक है। अब उसकी असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट के बाद उसको जिस बंदे ने ऑडिट करना है उसके हाथ तो खोल दो, उसको इख्तियार तो दे दो। वो कहते हैं कि भाई इस बंदे ने अगर कहीं पे टैक्स प्रॉपर पे नहीं किया तो टैक्स ऑफिसर खुद से साबित करेगा। कैसे साबित करेगा मुझे बताएं? मेरे ऑफिस में मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मैंने खुद मैनिपुलेट कर लिया है। ऑफिसर को मैं कहता हूँ वो तो साबित करे, कैसे करेगा? इस मुल्क की बदकिस्मती है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं है। अभी आपके नैब के साथ भी यही किया इन्होंने।
जो सही। जो वो उन्होंने जहाँ खड़े हो, legislation- उनका मेरे पास है ही नहीं कुछ भी। जो उन्होंने कहा जी। कि ऑफिसर वो साबित करेगा, नहीं करेगा तो हम उसको पनिशमेंट देंगे। ऑफिसर कैसे साबित करेगा? देखिए, आपने टैक्स कलेक्टर को ये रोकना है कि उस टैक्स पेयर की इंसल्ट नहीं करेगा। ये तो फिर हमने मान लेना चाहिए ना, हम करप्शन को साबित कर सकते हैं, ना हम टैक्स जो चोरी है उसको साबित कर ये सकते सर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब आप रूल ऑफ लॉ को मेंटेन नहीं करते तो वहाँ पे नुकसान क्या होता है? जो गरीब आदमी है, जिसका बस नहीं चलता, वो पहले से भी गरीब हो वो जाते पिस जाता है। जिसका बस चलता है वो उसकी वायलेशन करता है। बेसिकली होना ये चाहिए कि टैक्स कलेक्टर के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो प्रॉपर ऑडिट कर सके, वो प्रॉपर असेसमेंट कर सके। और मैं समझता हूँ कि जितने भी आपके अदारे हैं वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़ीरो होना चाहिए। सही। और अगर कोई टैक्स ऑफिसर किसी के बारे में ये कंप्लेंट फाइल करता है कि इस पॉलिटिकल फिगर ने वहाँ पे अपना कोई इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की है कि ये जो इलीगल काम है इसको कर दिया जाए, तो उसके खिलाफ भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनना चाहिए। तब जाके आपकी इकोनॉमी आपने भी चाइना की बात की, चाइना ने अपने मिनिस्टर को हैंक किया है, फिर जाके करप्शन खत्म हुई है। वो जो जवाब नहीं दे सका उसको है किया ना, तो हमें तो यह साबित करनी पड़ती है, हमारे कानून के मुताबिक साबित करनी पड़ती है, वो साबित हो नहीं सकती। सर, दूसरी बात, इन्होंने चाहा ही नहीं है कि ये मुल्क तरक्की करे। ये बदकिस्मती है हमारी। अभी देखें, इन्होंने कहा जी हम इंपोर्ट्स करेंगे, उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एडवांस ले लेंगे, भाई आप ले लें। कभी इन्होंने कभी देखा कि जितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं डिक्लेयर्ड कितनी है और अनडिक्लेयर्ड कितनी है? सही कह रहे हैं। अंडर इन्वेस्टिंग कितनी हो रही है? कभी इन्होंने सोचा कुछ अंडर इन्वेस्टिंग का नुकसान मुल्क को क्या हो रहा है? एक तो मुल्क से अंडर द टेबल डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, इसका हर वक्त हम रोना रोते रहते हैं हमारे डॉलर कम हो गए हैं। अंडर द टेबल डॉलर बाहर जाते हैं, एक तो वो नुकसान हो गया, फिर वो मांगने IMF के पास चले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जब टैक्स कलेक्ट होता है फिर कम अमाउंट पे टैक्स आएगा ना, फिर हम कहते हैं लोग हमारी इज्जत करें। और भाई जिस मुल्क में हम अपने मुल्क का डॉलर चोरी करके बेच रहे हैं वो समझते हैं ये कौम चोर है। आपकी कौम की रिस्पेक्ट ही नहीं होती। जब तक मैं अपनी इज्जत खुद नहीं करूँगा लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। नेम खान साहब, जो इतना बड़ा हमने वो $5 लाख अयान खान से पकड़े गए, सबको पता था, एक इंस्पेक्टर ने डट गया, उसको साबित भी 43 यानी 43 चक्कर लगे थे, 43 चक्कर में $5 लाख भी जाए तो मुल्क से कितना डॉलर जाता है। और उसको जितना प्रोटोकॉल जेल में दिया गया और जिस प्रोटोकॉल से वो आती थी जाती थी और बरी भी हो गई। अजीब साहब, आपने मेरी बात को सेकंड कर दिया जो मैंने अभी आपसे सही कहा। कह रहे हैं, मैं मानता हूँ हजूर, अजीब इसको कुछ शक साहब, नहीं। जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है, इसका जो पिछला टेन्योर था उसका एक मिनिस्टर है, अभी वो मिनिस्टर है। आप हैरान होंगे, उसे कहा गया कि यार आपने जो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो प्रॉपर डिक्लेयर नहीं है, तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग ये कहता है। यार आपको पता है कि कानून में एक प्रोविजन है, मैं अगर इतने पैसे बाहर से मंगवा लूँ, डॉलर मंगवा लूँ, मुझे पूछेगा कोई नहीं। सर, पब्लिक का आम आदमी उससे बेनिफिट ले, उसका लकूना से तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर आपके लीडर्स उस लकूना से बेनिफिट ले, इसका मतलब उनकी बैड इंटेंशन थी, क्योंकि लॉ मेकर वो थे, उन्हें खुद से ये कानून साजी की कि मैं ये गलत काम करूंगा, इस कानून बना। अगर वो गलत कानून बना है तो नुकसान किसका हुआ? कौम का। और जो आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सैलरी जिन लोगों को देते हैं आप, जिनको आप CSS करवा के ला के हमारे सरों पे बैठा देते हैं, उनके हाथ किसने काटे? इन लोगों ने। फिर हम कहते हैं कि हमारी इज्जत भी हो, मुल्क तरक्की करे। कहते हैं डिपार्टमेंट काम नहीं करता, फिर डिपार्टमेंट काम नहीं करता। डिपार्टमेंट क्या काम करेगा जब अफसर को इख्तियारात नहीं है? लेकिन जो मुझे आज तक बताया गया, समझता हूँ वो अफसर के पास जितने इख्तियारात है वो तो कुछ भी कर सकता है। सर मुझे बताएं, एक ऑफिसर किसी का रिकॉर्ड ही नहीं चेक कर सकता। सेक्शन 181 के जरिए वो जो आप अपना वकालतनामा तो डिस्प्ले करते हैं ना, अपने जहाँ भी ऑफिस बनाते हैं, कभी NTN का कोई भी डिस्प्ले देखा है? कभी डिपार्टमेंट चेक किया? कानून की अथॉरिटी तो है ना चेक करने की। ये बड़ी माइनर सी बात है यूबी साहब। देखिए सर, जब मैं इस प्रैक्टिस में नया आया तो उस वक्त एक एक्ट था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1932। ठीक है। मैंने देखा कि यार टैक्स ऑफिसर का रूप बहुत है, वो बड़ा जालमाना सा मुझे कानून। मैंने सारी बुक पढ़ी, मैंने कहा यार मुझे कहीं पर नज़र आ जाए कि यार इस ऑफिसर का हाथ मैंने कैसे रोकना है। क्योंकि वो कानून था जो हमारे वाकई जो लोगों के आकाज हैं, जो भी हमारे सारे पॉलिटिकल, इनके जो आका थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका बना हुआ था। उन्होंने ऑफिसर को इस तरीके से एम्पावर किया। और जो पुराने बिजनेसमैन से आप पूछ लें कि 2000 तक, जब तक ये 2000 ऑर्डिनेंस नहीं आया था और एक्ट नहीं आया था, और जब तक वो कानून था 1932 वाला, डिपार्टमेंट का खौफ बहुत है। डिपार्टमेंट से पूछें कि जब वो कहते थे कि रेवेन्यू आना चाहिए तो किसकी जरूरत है ना रेवेन्यू आए? आता था। फिर जब इन्होंने चाहा कि यार, चूँकि एक और बात है
कि जब आपके लॉ मेकर्स नहीं चाहेंगे कि हमने मुल्क की तरक्की करनी है, बेसिकली मैं कहता हूँ कि जो आपके लेजिस्लेटर, जो लॉ मेकर्स हैं, ये कौम के लीडर्स होते हैं, और लीडर लाइक फादर होता है, और आइडियल होता है। और अगर हर बच्चा अपने वालिद को आइडियल देखता है, आइडियल अपने आप समझता है। और अगर वो लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे तो पूरी कौम उनको फॉलो करके कंप्रोमाइज़ करेगी। सही कह रहे हैं। तो फिर हम ये कहना कि रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा, बेहतर लेजिस्लेशन नहीं हो रही, कौम तरक्की नहीं कर रही। सर आज भी आप कौम को प्रॉपर वे बता दें, जैसे मैंने अभी दोबारा कहूँगा आपके चैनल में कि खुदा के वास्ते इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दें। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देंगे, आपके डॉलर बाहर जाना रुक जाएंगे। बस पोर्ट पे अगर यूँ मेरी बात सुन लें, अगर पोर्ट पे आपको बिजनेसमैन को टैक्स कम देने पड़ेंगे, वो अंडर इनवॉइसिंग नहीं करेगा, आपके डॉलर बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के मुल्क आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात आपकी बात से याद आ गई। आमिर साहब भी बैठे हैं, इफ्तिखार खान साहब ने एक कानून टैक्स के बारे में लिखा था। वो कह रहे हैं यार तमाम टैक्सेस ही ख़त्म कर दें, परचेज टैक्स जिसको सेल टैक्स हम कहते हैं, वो 20% ले ले हर बंदे से। वो कितना भी पैसा उसे बाहर ले जाए, खा जाए, पी जाए, आपके पास से एडवांस टैक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब उसकी बात सही थी। नहीं, वो बात ठीक है, इसलिए नहीं थी, तो थोड़ा समझे। बेसिकली आप उस फिगर से ना उस तरीके से देखिए, आपने हमेशा एक एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस किस बेस पे करेंगे? डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। मैंने पहले आपसे कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स का पर्पस सिर्फ एक है, जो मैं समझता हूँ, कि गवर्नमेंट ये एनालिसिस कर सके कि यार मेरे मुल्क में किस किस कमोडिटी की कितनी डिमांड है, ताकि अगर वो ज़राअत की डिमांड है तो वहाँ पे सर वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी जो भी हुकूमत आती है उसको 6 अरब डॉलर नहीं बोलते। वो लेने किस तरह 5 पैकेज किस्तों में लेने या 4 किस्तों, वो नहीं बोलते। उसके लिए सारा लाएअमल तय किया जाता है। कभी इस तरफ हम लाएअमल क्यों नहीं तय करते, जिससे से कुछ आमदन को बढ़ा के हम गैर मुल्की कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन से नहीं बैठे हुए। आप मुझे बताएं, आपकी असम्बली में जो लोग हैं, अभी तो माशाल्लाह कुछ शायद बेहतर हो गया हो। अच्छा, टाइम खत्म हो जाता है प्रोग्राम का, सोल्यूशन बताएं, सोल्यूशन क्या है? हम किस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए अपने अवाम को भी सहूलियत दे सकते हैं, इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं? सोल्यूशन बताएं सर। सर इस वक्त जो CNIC की बेस पे NTN इन्होंने डिक्लेयर कर दी है, जो शर्त ख़त्म की उसको बहाल कर दिया जाए। नो CNIC ही आपका NTN हो, ठीक है, और उसकी जो वन विंडो है, उसका जितने भी उसके अगेंस्ट आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो ट्रांसपेरेंटली वेब पोर्टल FBR पे वहाँ पर डिस्प्ले हो। उनकी मॉनिटरिंग करने के बाद हर बंदे को ईमानदारी से जिस स्लैब में वो आता है वहाँ पे टैक्स चार्ज कर लिया जाए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने ऑफिसर्स को एम्पावर करें। और इसके बाद अगर कोई ऑफिसर इसकी वायलेशन करे तो टैक्स पे से ज़्यादा सख्त सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर शाह साहब, जितने हम लड़ाई सियासत में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हुकूमत का हम आने के लिए अपोजिशन में होते हैं, जब सारे मसाइल समझ आते हैं तो आटा दाल के भी रेट का पता होता है। जब हुकूमत में जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। जिससे इस मुल्क ने तरक्की करनी है, जिस टैक्स की आमदन से हमारा गरीब ऊपर आना है, उस पर आज तक हम तवज्जो नहीं दे पा रहे। आप क्या बताते हैं कि इस तरह बेहतर कर सकते हैं? बेसिकली देखें जी, आपने बड़ा राइटली सेड कहा कि असल जो हमारी प्रायोरिटीज़ है ना, वो ठीक नहीं है। हम अपना जो सिस्टम है उसको बेहतर करने की तरफ नहीं सोचते, हमारी विक्टिमाइजेशन ज़्यादा है। कि देखें, अभी मुझे आप बता दें कितने जो TV प्रोग्राम्स हैं, पॉलिटिकल डेली शोज़ होते हैं, टॉक शोज़ होते हैं, कितने जो हैं अब टैक्स के अवेयरनेस के वाले से प्रोग्राम होते हैं, या कितने इसके वाले से प्रोग्राम होते हैं। और आपको भी पता है कि जो FBR के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग, उनको पता है कि सिस्टम टैक्स के लिए कौन सा बेहतर है, कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है, कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती, पता है। लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को कैसे वॉच करना है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, जिसके लिए उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। और यही वजह है कि आज मुल्क 1985-80 में हमारे ऊपर $5 बिलियन का कर्जा था, आज हमारे ऊपर $130 बिलियन का कर्जा हो गया। आप अगर 75 साल की हिस्ट्री पाकिस्तान की देखें तो पहले जो 40 साल थे, हमारी जो इकॉनमी थी, हम एशियन टाइगर्स बनने जा रहे थे। और लास्ट जो 30 साल होने से बाद सबसे पहला वाहिद मुल्क है जिसने असला खरीदा था। अच्छा, और अब आप देखें 89-88 के बाद आप देख लें जो हमारी इकॉनमी है उसके ऊपर आप कर्जा देखें कैसे गया, और जो तबाही मची इस इकॉनमी की, तो वो आप देख लें कि कौन से लोग थे और कौन से लोग शामिल नहीं हैं। आज सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं समझता हूँ वो इसकी ज़िम्मेदार हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है।
जब तक हम अपना किबला ठीक नहीं करेंगे, अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे और उसमें ईजीनेस पैदा करें, उसमें ईजी हिस्सा से हो कि मैं अगर मुझे टैक्स जो देना है मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता हो कि मेरा जो टैक्स है प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा और सही जगह पे होगा। आमिर साहब, आप हमें ये सर आखिर में बता दें, अवाम हुकूमत, चलो हुकूमत हम सब कहते हैं हुकूमत को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए? देखें, आवाम को ट्रस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। जो सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से बन रहे हैं, टैक्स के पैसे से बन रहे हैं, ट्रस्ट करना चाहिए और उनको ये समझ के टैक्स पे करना चाहिए कि ये मुल्क हमारे घर की तरह ही है। अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसको अच्छा नहीं बनाएंगे, तो हमारा रहना सहना, उठना बैठना, सहूलियत जो भी हम चाहते हैं उस घर में, वो हमें नहीं मिल सकेंगी। उसको ये करना चाहिए। दूसरा, जो हुकूमत के लिए जो मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे जितने भी बखेड़े हैं, इन सब को मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम्स में अपने कि इनको एक इकोनॉमिक अथॉरिटी बनानी चाहिए। 5 साल के लिए इनको एक ही सिस्टम दे देना चाहिए कि 5 साल तक इस टैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, आप काम करें, लोगों का ट्रस्ट डेवलप करें। 5 साल कर दें, 4 साल कर दें, अब ये हर 2 महीने बाद, 4 महीने टैक्स बाद। रिफॉर्म्स के लिए 12 थिंक टैंक बन चुके हैं आमिर साहब, 13वां भी बन गया है। मेरे पास रिपोर्ट है जो सिर्फ टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, टैक्स सिस्टम को बेहतर करने अथॉरिटी बना दी जाए, परमानेंट काम करे, उसका हुकूमत के साथ कोई तल्लक वास्ता ना हो, वो हमेशा के लिए काम करे। वैसे हुकूमत से इकोनॉमी को लादा कर दिया जाए, हुकूमत कोई आए जाए, इकोनॉमी की जो पॉलिसी है वैसी चलती रहे। इसमें सर एक पॉइंट सर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे मैं बात करना चाहूँगा, आप मुझे अगर 1 मिनट मौका देंगे, कि जो चार्टर इकोनॉमी की कई सालों से, कई दहाइयों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह सारी इंडस्ट्री के लोग बात करते हैं, तो हमें चाहिए कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज और बिजनेस इकट्ठा की जाए, मुआशत पे अब सारी पार्टी हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। हम आमिर साहब ने पहले कह चुके, जब हमने करना ही सही नहीं है, मैंने आमिर साहब की बात नहीं माननी, अगर उसने अच्छा काम कर दिया तो मैंने उसको अच्छा नहीं कहना। हम किसी को अप्रिशिएट करना नहीं चाहते। वैसे एक रब का भी कानून है, रब कहते हैं मुझे आप एक दफ़ा मेरी तारीफ़ करो यार, मैं 2 दफ़ा आपकी तारीफ़ करूँगा, यानी कि तारीफ़ रब को भी पसंद है। लेकिन हम दूसरों की तारीफ़ करने के लिए हमारे मुंह में ज़ुबान बंद हो जाती है, पता करना ही नहीं चाहते। कोई अच्छा है तो उसको अच्छे काम के लिए तारीफ़ करें, उसको अप्रिशिएट करें, ताकि उसे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। आमिर कदीर साहब आपको बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाह साहब आपको बहुत शुक्रिया, नईम खान साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। जब तक सिस्टम तो कोई भी हो, सिस्टम तो बेहतर ही होता है, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए अपनी सिमत पहले दुरुस्त करनी पड़ती है, अपनी नीयत दुरुस्त करनी पड़ती है, ऐसे इक़दाम करने पड़ते हैं जिससे किसी को दिल आज़ारी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, कानून का इतलाक़ तो हो तो सब पर यकसा हो। अगर किसी को छूट मिले तो सबको छूट मिले, अगर किसी को नहीं छोड़ना तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाकर ही हम गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात भी हासिल कर सकते हैं। और जो आज पाकिस्तान की जो आम आवाम है, आम बंदा है जो आज परेशान है, उसकी परेशानी को भी ख़त्म कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।